नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 9 का वीडियो है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट से और एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा टॉपिक है फूड चेन। हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं और एनर्जी हमें कैसे मिलती है और ये एनर्जी कैसे इसका फ्लो होता है, ये सब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, फूड चेन की जो किताबी डिफिनीशन है उसको पहले समझ लीजिए। ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, जो कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं, थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। इसमें होता क्या है, रिपीटेड प्रोसेस होता है जिसमें कि पहले एक जीव खाता है, फिर उसको कोई दूसरा जीव खा लेता है, फिर उस दूसरे को कोई तीसरा खा लेता है। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और यही निर्भरता हमें आपस में जोड़े रखती है, तो बनती है फूड चेन। एक सिस्टम तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ घास के मैदान का पूरा आपको इकोसिस्टम समझाया गया है। इसमें फूड चेन एक सिंपल फूड चेन है। जो हरी घासें हैं वो ज़मीन पर हैं, आराम से उपलब्ध हैं। उनको खाने वाला टिड्डा होता है जिसे ग्रॉस हॉपर आप कहते हैं। ग्रॉस हॉपर को आमतौर पर मेढक या मेढक के बच्चे खा लेते हैं और मेढकों को खाने का काम कभी कभी सांप कर लेता है जब उसे कोई भोजन और नहीं मिलता है। मेढक का स्वाद अच्छा नहीं होता है, सांप को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी में खाता है। तो सांप ने मेढक को खा लिया और सांप को उठा ले गया ईगल। तो इस प्रकार से ये पूरी फूड चेन तैयार हुई। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतने ही स्टेप क्यों हैं, आगे क्यों नहीं हुआ, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो इसके आगे न बढ़ने के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि एनर्जी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। हर लेवल में एनर्जी जितनी नीचे वाले लेवल में रहती है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाले लेवल में पहुंच पाता है। तो अंत तक आते आते एनर्जी ही खत्म हो जाती है। जब एनर्जी ही खत्म हो गई तो जो प्रोसेस है वो चल नहीं पाएगा, कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। अब यहाँ ये बताया गया, इसे आप देखिए। ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। मतलब फूड चेन का प्रत्येक स्टेप जो है वो कहलाता है ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि पहला स्टेप क्या है, जो हरी घासें हैं वो है, उसके बाद ग्रॉस हॉपर है, दूसरा स्टेप ऐसे चलता है और इसे पहले ट्रॉपिक लेवल, दूसरे ट्रॉपिक लेवल, ऐसे हम सीखेंगे। इन द एबव एग्जाम्पल वही समझाया गया है। ग्रासेस आर द फर्स्ट एंड ईगल रिप्रेजेंट्स द 5th ट्रॉपिक लेवल। ईगल जो है वो लास्ट में है, हॉक जिसे हमने देखा तो वो क्या है, 5वां ट्रॉपिक लेवल है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज लॉस्ट इनटू सिस्टम एज हीट एनर्जी। कुछ एनर्जी जो है, और कुछ नहीं, वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो उतना जो अमाउंट है वो हीट एनर्जी के रूप में, एनर्जी के भी बहुत सारे रूप होते हैं, तो हीट एनर्जी के रूप में यानी ऊष्मा के रूप में बर्बाद हो जाता है और वो आगे के लेवल में ट्रांसफर नहीं हो पाता, मतलब नॉट अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स आर लिमिटेड। अभी आपको बताया कि जो स्टेप्स हैं वो लिमिटेड क्यों होते हैं, कि वो चौथे 5वें तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके पीछे ये रीज़न है। तो जो चेन है, फूड चेन है, वो चौथे या 5वें ट्रॉपिक लेवल तक ही जा पाती है। फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल्स कैन बी आइडेंटिफाई इन अ फूड चेन। तो कुल मिलाकर अब इसमें ऑटोट्रॉप्स को देख लीजिए सबसे पहले, जो कि हैं प्रोड्यूसर, और ये सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म, अनदर ऑर्गेनिज्म हैं इकोसिस्टम में, उनके लिए भोजन का निर्माण करते हैं। आमतौर पे अगर हम टेरेस्ट्रियल सिस्टम को देखें तो उसमें हरे पौधे ही होते हैं, मूल रूप से यही हैं, चाहे वो घास के रूप में हो या लंबे चौड़े वृक्ष हो। तो लार्जली ग्रीन प्लांट्स एंड कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इन अ प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप जानते ही हैं कि हरे पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके वो अपना खाना तैयार कर लेते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से ठीक करते हैं। जितना भी टूट फूट उनके अंदर हुई है या जितना भी उन्हें ग्रोथ के लिए चाहिए होता है उतना इस्तेमाल करते हैं। बाकी एनर्जी उनके अंदर स्टोर होती जाती है और वही जो स्टोर एनर्जी होती है वो इनको खाने वाले जीवों को प्राप्त होती है। तो ऐसे आगे चलता है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं प्राप्त होती है, उसमें से बहुत सारी लॉस हो जाती है। तो ये बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ डिफिनीशन आप देखें कि द टोटल रेट एट विच द रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इसी को कहते हैं GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा। और दिस इज आल्सो नोन एज टोटल फोटोसिंथेसिस और टोटल एसिमिलेशन। इसी को हम टोटल फोटोसिंथेसिस या फिर टोटल एसिमिलेशन कहते हैं। फ्रॉम द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अ पार्ट इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स फॉर इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। मतलब कुछ जो इसका फ्रैक्शन है, कुछ जो हिस्सा है वो प्लांट्स के द्वारा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ कर लिया जाता है। द रिमेनिंग अमाउंट इज स्टोर बाय द प्लांट एज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और जो बचा खुचा हिस्सा होता है एनर्जी का, जो कि अच्छी मात्रा में होता है, तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के तौर पे प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है और विच इज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर। ये कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है। आगे बढ़ें तो अगला स्टेप है हमारा हर्बीवोरस का।
और इसमें वो जानवर आते हैं जो कि प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं, ठीक, डायरेक्टली उनका भक्षण करते हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल में आप इंसेक्ट्स को ले सकते हैं। हालांकि सारे इंसेक्ट और सारे बर्ड्स जो है ना वो एकदम से वेजिटेरियन और सिर्फ प्लांट्स पर ही निर्भर रहे ऐसा नहीं होता, वो कुछ मांसाहारी भी होते हैं, दूसरे जीवों को खाने वाले। लेकिन एक रफ एग्जाम्पल के तौर पे इंसेक्ट और बर्ड्स जो है वो, और रोडेंट उतरने वाले जितने जीव हैं वो सब आ जाते हैं, मतलब वो हर्बीवोरस होते हैं। और रूमिनेंट्स जो है उनके पीछे भी यही बात, मतलब ये प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। कार्निवोरस जो है उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, अगर मतलब इसमें शर्त दी हुई है कि दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर इफ़ दे फीड ऑन हर्बीवोरस, एंड टर्शियरी कंज्यूमर भी इसी कैटेगरी में आ सकते हैं। मतलब जो टर्शियरी कंज्यूमर की श्रेणी होती है वो भी असल में क्या है, कार्निवोरस की ही श्रेणी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं टर्शियरी कंज्यूमर इफ़ दे यूज़ कार्निवोरस एज देयर फूड, अगर ये किसी दूसरे जीव को अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, मतलब एक मांसाहारी जीव दूसरे मांसाहारी जीव का भक्षण कर रहा है, मतलब कोई बड़ा प्राणी है वो अपने से छोटे नॉन वेजिटेरियन प्राणी को खा रहा है, तो वो टर्शियरी की लिस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ कुछ सारे मिला जुला के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे फ्रॉग है, ठीक, ये क्या किया, टिड्डे को खाया। और डॉग है, ये तो सब कुछ खाता है। कैट और टाइगर जो है वो टोटल मांसाहारी होता है, तो टर्शियरी वाली लिस्ट में ही रहता है। तो कुल मिलाकर ये सारे कार्निवोरस हैं। और ओमनिवोरस कौन से होते हैं, तो उसमें हम लोग आते हैं सबसे पहले लिस्ट में, प्रथम स्थान तो हम ही लोगों का है। ये दोनों खाते हैं, इन्हें एक चीज़ से संतोष ही नहीं होता है, ये प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो पिग्स इसमें आते हैं, इसके अलावा बियर और मैन, ये सब। डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर जो है ये बेचारे सफाई कर्मी होते हैं, जितना और जीव खाकर अपना पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं, मरते हैं तो उनके जो सड़े गले अवशेष हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम ये इन जीवों का होता है। और इसमें मेनली जो रोल प्ले करते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दे टेक केयर ऑफ द डेड रिमेन्स, यहाँ आप देख रहे हैं डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक। अब आगे चलिए, यहाँ देखिए जो फूड चेन अभी हमने पीछे देखी है ना, उसके अलग अलग स्टेप और जो ट्रॉपिक लेवल है उससे जाना, तो दो प्रकार की ये होती है। एक तो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, चराई पर आधारित, और दूसरी होती है डिकम्पोजर वाली। तो पहले ग्रेजिंग फूड चेन को देख लीजिए, विच स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स दैट मेक फूड फॉर हर्बीवोरस एंड हर्बीवोरस इन टर्म, यहाँ आप देख रहे हैं टर्न फॉर कार्निवोरस। मतलब इसमें वही सिस्टम चलता है जो हमने शुरुआत में देखा है। ग्रीन प्लांट से ये स्टार्ट होती है, पहले उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर उसके बाद उनको खाने वाले सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी को खाने वाले टर्शियरी। तो ऐसे इसका पूरा जो सिस्टम है वो चलता है। नीचे ये चित्र बना हुआ है, इसको देख लीजिए, एक ग्रेजिंग फूड चेन है। इसमें सोलर रेडिएशन आप यहाँ से प्राप्त कर लीजिए, सूर्य से, ये जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और सोलर रेडिएशन को किसने प्राप्त किया, प्रोड्यूसर ने प्राप्त किया, हरे पौधों ने, फोटोसिंथेसिस हुआ और ये केमिकल एनर्जी में जो सोलर रेडिएशन उसको प्राप्त हुआ है उसे कन्वर्ट किया। कुछ हिस्सा ये अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर लिया और कुछ जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे स्टोर हो गया। जब टिड्डे ने हरे पौधे को यानी हरी घास को खाया तो उसका एनर्जी का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा जो है वो टिड्डे को मिला। टिड्डे को मेढक ने खाया तो इसको मिलने वाली जो एनर्जी है उसका भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो मेढक को मिला। मेढक को खाने वाला सांप है तो उसको और कम एनर्जी मिलेगी। और लास्ट में है ईगल, ये 5वें लेवल पे, 5th ट्रॉपिक लेवल है। तो ऐसे ये सिस्टम चलता है। अब इसके बाद जो डेट्राइटस फूड चेन है उसको देख लीजिए। इसमें होता क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। जो मरे हुए जीव है या मरा हुआ अवसाद है, अपरद जिसे कहा जाता है, तो उससे ये स्टार्ट होती है। और डेट्रीवोर ऑर्गेनिज्म इसमें अपना जो मेन रोल है उसको प्ले करते हैं। अब यहाँ वही बताया गया है कि टर्न, यहाँ देखें, इन टर्न मेक फूड फॉर प्रोटोजोआन टू कार्निवोर एक्सेट्रा। अब इस चित्र को देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस पूरी फूड चेन में आप देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से होती है। मतलब ये आप देख रहे हैं, इसमें पौधों की सूखी पत्तियां भी हो सकती हैं जो कि पौधों के अपशिष्ट हैं। मतलब पत्तियों की भी एक लाइफ होती है, जब वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो पीली हो जाती है, उसके बाद झड़ जाती हैं, ज़मीन पर पड़ी रहेंगी। अब या तो कोई झाड़ू मारकर साफ कर दे, तब भी जहाँ रखी जाएंगी वहाँ पर धीरे धीरे करके उनका डिकम्पोजिशन होगा। तो उसके लिए ये अपरद के तौर पे रहती हैं। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर वो पूरा वहाँ पे इकट्ठा रहता है, चाहे वो मरे हुए जीव हो या फिर सड़ी गली पत्तियाँ। फिर यहाँ से डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है। बीच में केचुए को आप देख रहे हैं, फिर केचुए को खाने वाला मुर्गा, और उसके बाद मुर्गे को अगर पकड़ लिया बाज ने तो टर्शियरी जो डेट्राइटस फीडर है वो यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से ये फूड चेन चलती है। लेकिन मरे जो सड़े गले अवसाद होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम मूल रूप से बैक्टीरिया और फंगी का होता है। तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ सिर्फ फिगर के माध्यम से समझाया गया है। अब यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इकोसिस्टम जो है उसे हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है और दूसरा होता है मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम स्टेबल होता है, मैन मेड इकोसिस्टम जो है वो टिकाऊ नहीं होता है, बना लिया जाता है, इंसान बनाने में सक्षम है उतना बना लेता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, तो इसमें प्रोसेस ये है कि टोटल जो डिपेंडेंस है वो सोलर रेडिएशन पे होता है,
यानी सूर्य पर ही सारी निर्भरता है। एग्जाम्पल के तौर पे जंगल हैं, ग्रासलैंड हैं, ओशियन, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट, ये सब जो है ये सोलर एनर्जी के माध्यम से ही संचालित हो रहे हैं। दे प्रोवाइड फूड, फ्यूल, फॉडर एंड मेडिसिन। इनसे हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, यहाँ तो कुछ गिनी चुनी लिस्ट है। ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त करते हैं जिनकी कि हम कल्पना नहीं, और जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो भी इनडायरेक्टली नेचर से ही हमें प्राप्त होता है। इकोसिस्टम्स डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन एंड एनर्जी सब्सिडाइज अल्टरनेटिव सोर्सेज सच एज विंड, रेन एंड टाइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, या फिर टाइडल एस्चुरीज हैं, या कोरल रीफ हैं, ये सब इसमें आते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है? तो इसमें भी सोलर रेडिएशन पे ही आप डिपेंड रहते हैं। इंसान जो है उसको भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही प्राप्त होती है। और इस तरह की जो इकोसिस्टम है उसमें एग्रीकल्चरल फील्ड्स आते हैं और एक्वाकल्चर पॉन्ड जो है वो आते हैं। डिपेंडेंट ऑन, यहाँ आप देखें, डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। अब मैन मेड इकोसिस्टम जो है वो फॉसिल फ्यूल पर निर्भर होता है, हालांकि और भी सोर्स इसके होते हैं, सोलर रेडिएशन इसे चाहिए ही होता है। अर्बन और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी इसमें गिने जाते हैं। तो ये हमने देखा। फूड चेन को हमने पीछे छोड़ दिया था, बीच में ये थोड़ा सा अलग टॉपिक आ गया था। अभी हम देखेंगे फूड वेब को। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखते हैं कि उसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं। पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक मैक्सिमम जाता है। मान लीजिए कि बीच में से कोई एक कड़ी उसमें से तोड़ ली जाए, मतलब वो गायब हो जाए, वो जीव जो है वो वहाँ से लुप्त हो जाए, तो पूरी फूड चेन नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक इकोसिस्टम होता है ना, तो उसमें बहुत सारी फूड चेन आसपास ही होती हैं। जैसे एक यहाँ पे तैयार है, उसके जस्ट बगल में दूसरी फूड चेन भी कंटिन्यूसली चल रही है, पैरेलल। तो वो क्या करते हैं, जब बीच में से कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ से खत्म होता है या वहाँ कोई किसी चीज़ की कमी होती है, तो वो बगल वालों से संपर्क करके वहाँ से इंटरेक्ट करके उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी है, इसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स नेचर तैयार होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको हम कहते हैं फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन जब आपस में उलझ जाती हैं, तो ये जाल तैयार होता है। अब इसे आप देख रहे हैं कि ट्रॉपिक लेवल, पीछे हमने सीधा सीधा देखा था, वही चीज़ यहाँ थोड़ा सा उलझा के समझाया गया है। तो ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम आर नॉट लीनियर, रेदर दे आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ आप देख रहे हैं इंटरकनेक्टेड एंड मेक अ फूड वेब। ये कभी भी लीनियर नहीं होता है। लीनियर होता है तो कब का खत्म हो गया होता है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। दस फूड वेब इज अ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, और इससे एक पूरा जो नेटवर्क है वो तैयार हो रहा है, और इसी नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब। इसके साथ और भी चीज़ें हैं। मे बी अ मेंबर ऑफ सर्वल डिफरेंट, यहाँ देख रहे हैं आप, मे बी अ मेंबर ऑफ सर्वल डिफरेंट फूड चेन्स। मतलब एक जो फूड चेन है उसका कोई मेंबर है, तो वो बहुत सारी फूड चेन में सदस्य हो सकता है। मतलब बहुत सारी फूड चेन से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। फूड वेव्स आर मोर रियलिस्टिक मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। अगर आपको एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में समझना है कि कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, कहाँ पर एनर्जी बर्बाद हो रही है, तो इसको समझने के लिए आप फूड वेव को देखिए, वो ज़्यादा बेहतर आपको समझाएगा। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज लीनियर और वन वे। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है? एक दिशा में होता है, वन डायरेक्शनल होता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता, और इसीलिए एनर्जी की हमेशा किल्लत रहती है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड को देख लीजिए। तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ट्रॉपिक लेवल को हमें दर्शाता है। ट्रॉपिक लेवल को कायदे से समझने के लिए इसे ग्राफिकल तरीके से तैयार किया गया है। दे आर पिरामिडल इन शेप एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स। इनका जो शेप है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन इनका शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है, यानी पिरामिड जैसा होता है। पिरामिड कैसे होते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर ये 3 प्रकार का है, और ये 3 टाइप्स जो यहाँ आप देख रहे हैं, द प्रोड्यूसर मेक द बेस ऑफ पिरामिड एंड सब्सिक्वेंट टीयर्स ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर लेवल्स। तो इसमें आप सबसे पहले जो 3 प्रकार थे, पहला नंबर आप देखें तो ये पिरामिड ऑफ नंबर है, यानी संख्या पिरामिड जिसे आप कहते हैं। तो ये पूरी तरह से नंबर पर बेस होता है। दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल में, जैसे मान लीजिए कि 3 ट्रॉपिक लेवल किसी फूड चेन के अंदर हैं, तो उसमें कितने प्राणी हैं, कितना ऑर्गेनिज्म है, उनका नंबर ये दर्शाता है। द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड इन शेप। ये अपराइट भी हो सकता है, मतलब सीधा हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, यानी उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखें, इन अ ग्रासलैंड ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, इन अ ग्रासलैंड द नंबर ऑफ ग्रासेस इज मोर देन द नंबर ऑफ हर्बीवोरस दैट फीड ऑन देम, एंड द नंबर ऑफ हर्बीवोरस इज मोर देन द नंबर ऑफ कार्निवोरस। मतलब घास की मात्रा जो है वो घास को खाने वालों की तुलना में ज़्यादा होती है, और यहाँ नंबर से ही सब कुछ चल रहा है, तो घास की तादाद जो है वो ज़्यादा है तो वो नीचे रहेगा, मतलब जो नीचे का बेस है वो ऐसे चौड़ा रहेगा। और उसके बाद घास खाने वाले जो जीव हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उनकी तादाद, यानी जो टिड्डे हैं, ग्रॉस हॉपर हैं, सिंपल एक एग्जांपल लेंगे, तो ग्रॉस हॉपर जो है उनका नंबर कम है घासों की तुलना में, घास जितने तो वो है नहीं, तो उन्हें थोड़ा सा सिकोड़ लेंगे, यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। टिड्डों को खाने वाले मेढकों की तादाद उनसे भी कम है, तो उनको और सिकोड़ लेंगे। तो ऐसे करते करते ये ऊपर जाकर ऐसे
छोटा हो जाता है और अंत में बंद हो जाता है जहाँ पे एनर्जी समाप्त होती है। तो इस तरीके से ये चलता है, नंबर पे आधारित होता है कुल मिलाकर, वही समझाने का प्रयास किया गया है। साथ में एक चीज़ और बताई गई है यहाँ कि मोर देन द नंबर ऑफ कार्निवोर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब जो ये तो घास वाला जो तंत्र है उसके बारे में कहा गया। अब फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम होता है वहाँ नंबर पिरामिड इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है कि नीचे वाले जो हैं यानी जो प्रोड्यूसर हैं उनकी तादाद कम होती है, क्योंकि वहाँ पेड़ों की गिनती की जाती है। यहाँ पर हम घास की गिनती करें तो घास ज़्यादा होगी, लेकिन पेड़ की अगर गिनती करेंगे तो पेड़ जो है वो कम होंगे और उन पर निर्भर रहने वाले जीवों की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये इन्वर्टेड होता है। नीचे की ओर सिकुड़ा होता है क्योंकि वहाँ मात्रा कम है, जो हरे पेड़ हैं वो कम है, उन पर निर्भर रहने वाले जीव जो हैं वो तमाम हैं। तो आगे चलते हैं। एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि पिरामिड ऑफ नंबर फॉर अ पैरासिटिक फूड चेन इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप्ड। ठीक, तो जो पैरासिटिक फूड चेन होती है वहाँ पे ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। कभी कभी ऐसे छोटे जो फैक्ट हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अब दोनों का यहाँ फिगर ड्रॉ किया गया है ताकि आप बेहतर समझें। तो जो ग्रासलैंड का पिरामिड है ये अपराइट है। ठीक, अपराइट में आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो इसका बेस है, जो ट्रायंगल शेप होता है, उसमें 3 भुजाएं होती हैं और ये जो 3 अलग अलग भुजाएं हैं इनके नाम होते हैं। तो नीचे वाली जो लाइन है उसको आप क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बाकी दोनों जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पिरामिड में कैसे ऊपर की ओर जाने पर संकुचन हो रहा है। तो नीचे है प्रोड्यूसर्स, इनकी मात्रा ज़्यादा है, मतलब नंबर में ही ज़्यादा है। उसके बाद इनसे थोड़ा कम नंबर है जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनका, और उनसे भी कम मात्रा में यानी कम नंबर में है सेकेंडरी कंज्यूमर, और अंत में है टर्शियरी। अब चले आते हैं जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वहाँ इन्वर्टेड पिरामिड आप इसलिए देखते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर यानी जो पेड़ हैं उनकी तादाद कम है, उन पर निर्भर रहने वाले जो हर्बीवोरस हैं और जो पैरासाइट्स हैं वो क्रमशः कहीं ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाकर चौड़ा हो जाता है, नीचे की ओर सकरा हो जाता है। तो ये तो हमने पिरामिड ऑफ नंबर देखा। पिरामिड ऑफ बायोमास को देख लीजिए। और पिरामिड ऑफ बायोमास जो है इसमें होता क्या है, दिस रिप्रेजेंट द टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक, स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास इज अ अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट एनी गिवन टाइम। ठीक, ये अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोमास की। इट इज एक्सप्रेस एज ग्राम प्रति पर यूनिट एरिया या किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया। इन मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं, यहाँ पर एक्वाटिक की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ हम जमीन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बायोमास का जो पिरामिड होता है ये सीधा ही होता है, मतलब नीचे की ओर चौड़ा होता है और ऊपर की ओर पतला होता है। हाउएवर इन केस ऑफ एक्वाटिक, अब यहाँ से हम जो पानी का एरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि बायोमास का पिरामिड आमतौर पर इन्वर्टेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पॉन्ड की बात करें, किसी तालाब की बात करें, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूसर की भूमिका निभाते हैं। जैसे ज़मीन पर हरे पौधे होते हैं वैसे ही वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं जूप्लैंक्टन्स को खाती हैं छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को खाते हैं बड़े वाले जीव, ऐसे चलता रहता है। तो उसमें जो प्रोड्यूसर हैं यानी सोलर रेडिएशन को यूटिलाइज करने की जो कड़ी है वो असल में फाइटोप्लैंक्टन्स है, आर द मेन प्रोड्यूसर। दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। तादाद तो इनकी अच्छी खासी होती है, लेकिन ये जितनी जल्दी उत्पन्न होते हैं उतनी जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इनकी आबादी बहुत सीमित होती है। अगर जिस मात्रा में ये पैदा होते हैं, जिस मात्रा में इनका जन्म होता है, वैसे ही ये बने रहे तब तो इनकी आबादी बेहिसाब हो जाएगी, तो वो भी डिसबैलेंस है। तो इस वजह से इनकी तादाद नियंत्रित रहती है। इसमें जो बर्थ रेट और डेथ रेशियो है वो आपस में लगभग बराबर होता है। तो इस तरीके से इनकी जो तादाद है वो यहाँ एक छोटी मात्रा में सीमित रहती है। और नीचे का हिस्सा आपने देखा ना कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, तो नीचे का पार्ट सिकुड़ा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी तादाद कम होती है और उन पर निर्भर रहने वाले जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जितने भी और जीव हैं, उनकी संख्या क्रमशः ज़्यादा होती है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है, दैट इज दे आर रैपिडली रिप्लेस बाई न्यू प्लांट्स, मतलब रैपिडली इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है, नए प्लांट्स इनकी जगह पे आ जाते हैं। देयरफॉर देयर टोटल बायोमास एट एनी गिवन टाइम इज लेस दैन द बायोमास ऑफ हर्बीवोरस सपोर्टेड बाई देम। वही बात कही गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हैं। ये पिरामिड ऑफ बायोमास है, इन्वर्टेड कहाँ पे है? एक्वाटिक इकोसिस्टम में है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उनकी मात्रा सबसे कम है, उसके बाद उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में है जूप्लैंक्टन्स, और जूप्लैंक्टन्स को खाने वाली जो स्मॉल फिशेज हैं वो उनसे भी ज़्यादा तादाद में है, और बड़ी वाली मछलियाँ तो भरपूर मात्रा में। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें आप देखें तो बायोमास का पिरामिड सीधा होता है, अपराइट होता है। अपराइट में मतलब यही है कि नीचे जो प्रोड्यूसर है उनकी तादाद ज़्यादा है, उस पर निर्भर रहने वाले जो शाकाहारी जीव हैं, हर्बीवोरस है, प्राइमरी कंज्यूमर, उनकी तादाद थोड़ी सी कम है। उनसे भी कम जो मात्रा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर की है, और उससे भी कम मात्रा है टर्शियरी की। तो ये चलता रहता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि उल्टा किस में रहता है, सीधा किस में रहता है और क्यों रहता है। इसके बाद नंबर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का।
अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था, मतलब इसी लेक्चर में पीछे चर्चा की थी कि एनर्जी का फ्लो एक वन डायरेक्शनल मैनर में चलता रहता है और एनर्जी लगातार खत्म होती है, मतलब हीट के रूप में बर्बाद होती है। तो ये कैसे चलता है? दिस पिरामिड रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब यहाँ हर ट्रॉपिक लेवल में अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि यहाँ आप देखें, एनर्जी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेट सच एज किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे कोई रेट में, मतलब ऐसे हम यूनिट लगा के इसको मीज़र करते हैं। या फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट टाइम है, वही चीज़ दिया हुआ है, 2 बार रिपीट कर दिया है। यहाँ आप देखें लेक ऑटोट्रॉप एनर्जी इज 20,810, तो ये एनर्जी को यहाँ पे मीज़र किया गया है। खास बात यह है कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, कभी भी ये उल्टा नहीं होगा, ये हमेशा अपराइट होगा। मतलब नीचे की ओर, यानी जो निचला लेवल होता है वहाँ पर एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे एनर्जी की मात्रा कम होती जाएगी। तो ये सीधा होता है हमेशा। और कैसे इसमें एनर्जी बर्बाद हो रही है उसको आप देखिए। तो नीचे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनको अगर 100% मान लें कि एनर्जी मिल रही है, हालांकि जो सोलर रेडिएशन है उसका भी पूरा इस्तेमाल हरे पौधे नहीं कर पाते हैं, उसका सिर्फ एक मामूली हिस्सा ही उनको प्राप्त हो पाता है। और उस मामूली हिस्से को अगर हम पूरा 100% मान लेते हैं तो उस 100% का भी 10% प्राप्त होता है प्राइमरी कंज्यूमर को, और उसका भी सिर्फ 10% को अगर हम 100% मान लें तो उसका भी सिर्फ 1% प्राप्त होता है सेकेंडरी को, और फिर 0.1% ये अनदर लेवल में जाता है। और जो एपेक्स प्रोड्यूसर होते हैं, माफ कीजिए, एपेक्स जो प्रीडेटर्स होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी आप कह लें, या फिर अगर चौथे और 5वें लेवल तक गया तो वहाँ तक हम इसे ले जाएंगे। तो वहाँ तक आते आते एनर्जी की मात्रा कितनी रह जाती है? मात्र 0.01% या उससे भी कम। तो कुल मिलाकर यहाँ हीट के रूप में हर लेवल से एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। साथ में डिकम्पोजर्स जो है वो इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये पूरा एनर्जी का जो पिरामिड है ये सीधा होता है हमेशा, ये उल्टा नहीं हो सकता। इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि है इकोलॉजिकल इफिशियंसी। मतलब क्या है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे एनर्जी लगातार डिक्रीज हो रही है। दिस इज ड्यू टू 2 रीज़न, मतलब यहाँ पे 2 रीज़न है। कौन कौन से हैं? एट ईच ट्रॉपिक लेवल अ पार्ट ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज लॉस्ट इन रेस्पिरेशन और यूज्ड अप इन मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन में बर्बाद होती है या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल कर लिया तो उसमें जाया होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बर्बाद होती है, लेकिन उतनी खत्म हो जाती है, वहाँ पे यूज़ कर ली जाती है और उसका रूप बदल जाता है। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हीट एनर्जी के रूप में वहाँ से रिलीज हो जाती है। साथ में एक चीज़ और है कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हेन इट मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल एज हीट। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर जब नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में जाती है तो हीट के रूप में इसका यहाँ से जो एक बड़ा फ्रैक्शन है वो बाहर निकल जाता है। अब थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर को देख लेते हैं, और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोल्क को देखिए। ये पूरा टेबल बनी हुई है, एक तरफ नाम दिया है, स्टेट ऑफ ओरिजिन दिया है, और पर्पस क्या है उसका वो दे रखा है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। इसमें कुछ जैसे अभंग को आप देख रहे हैं, ठीक, तो अभंग कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, और इसका मेन पर्पस क्या है? भगवान विठोबा की स्तुति में जो तुकाराम और नामदेव जैसे संत थे उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे थे, तो उसके बारे में ये दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद भटियाली, ये वेस्ट बंगाल का है, इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है? वेस्ट बंगाल है। इसमें प्रकृति और जो डेली लाइफ हमारी है उसके बारे में मल्लाहों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। इसमें जो बोट ड्राइवर्स होते हैं वो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए गीत गाते हैं। इसके बाद, और उनका संबंध किससे होता है? नेचर से होता है। अगला जो हम यहाँ देख रहे हैं ये लोक संगीत, ये भटियाली है। और भटियाली, माफ कीजिएगा, यहाँ नीचे हम देख रहे हैं भटियाली को हमने देखा, भटियाली वेस्ट बंगाल का था। अगला जो है वो तेवरम है, तेवरम तमिलनाडु का है। अड़ियार जैसे जो शैविज्म समुदाय हैं उनके द्वारा इसको गाया जाता है। इसके बाद कीर्तन है जो कि वेस्ट बंगाल का है, और ये गायन और नृत्य दोनों को सम्मिलित करता है। कुल मिलाकर जो जयदेव का गीत गोविंद था वहाँ से ये प्रेरित है। सोपान संगीतम ये केरल का है, और यहाँ आप राज्य याद रखेंगे। कुल मिलाकर इसकी उत्पत्ति जो है वो मंदिरों से हुई है। मंदिरों में जो देवदासियाँ होती थी वो इसको गाती थी, और धार्मिक विषय वस्तु पर आधारित होता है। कुल मिलाकर जो पुराणों की कहानियाँ होती हैं उसको आधार बना के इसे प्रस्तुत किया जाता है। रविंद्र संगीत जो है वो बंगाल का है। इसकी खासियत क्या है या इसका पर्पस क्या है? तो बंगाल की जो संगीत रचना के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और आप जानते ही हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, उनके द्वारा इस संगीत को एक नई जान दी गई। गण संगीत होता है, ये भी एक प्रकार है। तो गण संगीत बहुत सारे हिस्सों में चलता है, इसमें कोई एक राज्य विशेष को आप नहीं कर सकते। वैसे अगर देखें तो सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो वंदे मातरम है, हमारा नेशनल सॉन्ग, और उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्र की प्रशंसा की गई है, मातृभूमि की वंदना की गई। तो कुल मिलाकर ये समूहों में गाया जाता है। गण का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। तो बड़े समूहों में और बड़ी संख्या में एक साथ मिलकर इसको फ्यूजन म्यूजिक के तौर पे पेश किया जाता है।
और देशभक्ति की भावनाओं को इसमें ज़्यादातर आधार बनाया जाता है। सामाजिक संदेश देने का भी प्रयास किया जाता है, बच्चों के शोषण आदि रोकना, मतलब कोई भी सामाजिक अगर आपको सोशल मैसेज देना है तो उसके लिए आप गण संगीत का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ही। हवेली संगीत को आप देख रहे हैं, ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा फेमस है। और संगीत का ये जो एक प्रकार है ना, शैली, ये अधिकतर राजस्थान और गुजरात में ही दिखाई देता है, लेकिन अब जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में ये फैल गया है। मंदिर परिसरों में गाया जाता था, मंदिर के बाहर भी अब दिखाई देता है। और इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो पुष्टि मार्ग है उसका अनुसरण करने की बात की जाती है। इसके बाद अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख लीजिए, इसमें बहुत सारे जो वाद्य हैं वो दिए हुए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग बाजों के नाम दिए हैं, उनके प्रकार दिए हैं। जैसे कि अवनद्ध होता है, अवनद्ध वाद्य ये पहला है, ठीक, ये हिंदी का ही शब्द है और हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत का शब्द है, यथावत दिया हुआ है। तो अवनद्ध जो है ये असल में मेम्ब्रोफोनिक होते हैं और कहने का मतलब ये कि इनके अंदर मेम्ब्रेन होती है, बाहर से एक झिल्ली लगी होती है और उसी पर जब हम चोट पहुंचाते हैं तो आवाज़ निकलती है। जैसे कि तबला है, ड्रम है, या कांगो भी ऐसा ही होता है, मृदंग होता है। इसमें क्या है, झिल्लियाँ होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसी की सहायता से आवाज़ निकाली जाती है। सुशीर वाद्य होता है, ये अगला प्रकार है। ये एरोफोन टाइप के होते हैं और इसमें हवा के माध्यम से, मतलब एयर के थ्रू जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो जनरेट की जाती हैं। आमतौर पे बांसुरी फूंक मार के आप बजाते हैं, शहनाई भी फूंक मार कर बजती है, पुंगी यानी जो बीन होती है, और डमरू जो है वो असल में अवनद्ध होता है, वो सुशीर नहीं होता। डमरू का स्ट्रक्चर आपने देखा है ना, शिव जी का डमरू ऐसा कुछ होता है, इस तरीके का, ठीक। और दोनों तरफ ये जो है यहाँ मेम्ब्रेन लगी रहती है और बीच में जो ये बीच का हिस्सा है यहाँ एक ऐसे थ्रेड बंधा रहता है जिसमें कि ऐसे दो रुद्राक्ष की मनियाँ होती हैं और जब इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो ये इस पर और इस पर जाकर टकराते हैं तो डम डम की आवाज़ होती है ना। तो ये जो ध्वनि है ये कैसे निकलती है, झिल्लियों के माध्यम से, मेम्ब्रेन के माध्यम से निकलती है। तो इसको हम अवनद्ध की श्रेणी में डालेंगे, सुशीर में नहीं। बाकी जितने हैं जैसे कि पुंगी, शहनाई और बांसुरी, तो ये सब जो है ये आपका सुशीर है। घनवाद्य क्या होता है, घनवाद्य है और तत्वाद्य है। तो घनवाद्य जो है ये ड्रम की तरह से होता है, मतलब ड्रम बजाया जाता है ना, उसके लिए स्टिक्स होती हैं और उसको ड्रम पे पीटा जाता है, तो उसी तरह की ये आघात शैली होती है। घन का मतलब होता है आघात करना, और ट्यूनिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई ट्यूनिंग हम करें और उसके बाद इसे बजाना शुरू करें। एग्जाम्पल के तौर पे मंजीरा है, जल तरंग है, कांच तरंग है, घाटम होता है। घाटम में क्या होता है कि मिट्टी का घड़ा लेकर उसको उल्टा कर देते हैं और उस पर अंगुलियों के सहारे या फिर लकड़ी के सहारे बजाया जाता है। तरताल भी उसी श्रेणी में आता है। तत्वाद्य जो है ये क्या है, तो ये कार्डोफोन टाइप का होता है और इसमें स्ट्रिंग होती है, मतलब धागे होते हैं या फिर तार आप कह सकते हैं, वो पाए जाते हैं। हाथ से उनको खींचकर या किसी माध्यम से उनमें छेड़छाड़ करके ध्वनियाँ पैदा की जाती हैं। दो प्रकार के ये होते हैं, एक तो बोर्ड होते हैं और दूसरे प्लेक्टोरल होते हैं। अब ये जो बोर्ड है मतलब धनुष के आकार के, तो इसमें एक धनुष जैसी स्टिक होती है, मतलब उसका आकार जो है वो धनुष जैसा होता है और उसको तार के आर पार किया जाता है, मतलब तार पे एक तरह से रगड़ा जाता है तो ध्वनि निकलती है। जैसे सारंगी है या दिलरुबा बाजा होता है या वायलिन होता है वेस्टर्न कल्चर का, तो इन सब में इसी माध्यम से बजाने का काम किया जाता है। और बाकी जो प्लेक्टोरल है उसमें क्या होता है, तो इसमें अंगुलियों से तार को खींचा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सितार, वीणा, तानपुरा, गिटार, ये सब इसमें आते हैं, ठीक। और एक और प्रकार होता है गोटू वाद्यम उसको कहा जाता है, या स्वरमंडलम, और इसमें छोटी सी हथौड़ी या डंडों की चोट से आघात करके जो स्ट्रिंग होती है उसमें हलचल पैदा की जाती है और ध्वनि निकलती है। तो मूल रूप से दो ही थे जिन्हें कि हमने तत्वाद्य में देखा। थोड़ा जनरल हिंदी को देख लीजिए, यहाँ पर कुछ विलोम शब्दों को हम देखते हैं और शब्द यहाँ से दिए हुए हैं। जैसे कि भव्य का जो विलोम है वो क्या होगा, फूहड़ हो सकता है और साधारण हो सकता है, दोनों हो सकते हैं जैसा विकल्प में मौजूद रहे। भाग्य का अभाग्य हो जाएगा, भाग्यवान का अभागा या बदकिस्मत हो जाएगा, हतभाग्य भी हो सकता है। भारी का हल्का हो जाएगा, भारी भरकम का हल्का फुल्का, और भाव का अभाव, कुभाव और दुर्भाव तीनों हो सकता है। भावनीय का अभावनीय, भिन्न का अभिन्न, भीतर का बाहर। भीतर का बाहर एक बार फिर से दे दिया है, भीतरी का बाहरी, भूत का भविष्य, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, भेद्य का अभेद्य और दुर्भेद्य दोनों हो सकता है। भोगी का योगी, भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभोज्य, भौतिक का आध्यात्मिक, और भ्रांत का निर्भ्रांत, मंगल का अमंगल, मंगलकारी का अमंगलकारी, मंद का द्रुत, मजेदार का बेमजा, मत्त का अमत्त। मधुर का क्या हो जाएगा, अमधुर, कटु, कर्कश और तीक्ष्ण, ये चारों हो सकते हैं, जो विकल्प में रहे आप चुन सकते हैं। मनुज का दनुज हो जाएगा, मनुष्य का पशु हो जाएगा। मर्यादित का क्या होगा, मर्यादित का अमर्यादित हो जाएगा, मलिन का निर्मल हो जाएगा, मसृण का रुक्ष हो जाएगा, महत का लघु हो जाएगा, महत्ता का लघुता हो जाएगा। महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण, गौण, असार, तुक्ष, इसमें से कुछ भी हो सकता है। महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा, महान का तुच्छ हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, मानव का दानव, मानवता का नृशंसता, मानवीय का अमानवीय, मान्य का अमान्य, मार्जित का अमार्जित, मितव्ययिता का अमितव्ययिता, मित्र का शत्रु, मिथ्या का सत्य, मिलन का विच्छेद, विछोह और विरह, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मिलने का बिछुड़ना हो जाएगा, मिश्रित का अमिश्रित हो जाएगा, मीठे का नमकीन और फीका दोनों हो सकता है। मुक्त, यहाँ आप देख रहे हैं मुक्त का बद्ध या बंधा दोनों हो सकता है। मुख का पृष्ठ हो जाएगा, मुख्य का गौण हो जाएगा, मुग्ध का अमुग्ध हो जाएगा, मुनाफे का घाटा या नुकसान हो जाएगा, मुनासिब का नामुनासिब हो जाएगा, मुमकिन का नामुमकिन हो जाएगा, मुलायम का कड़ा या कठोर हो जाएगा, मुसीबत का
आराम हो जाएगा। और आप देख लीजिए यहाँ से मूक का वाचाल और मुखर दोनों हो सकता है, और मूढ़ का ज्ञानी होता है, मूर्छित का सचेत हो जाएगा या सजग भी लिख सकते हैं, मूर्त का अमूर्त, मूल्यवान का मूल्यहीन, मृत का जीवित, मेल का वैमनस्य या अनबन दोनों हो सकता है, मैत्री का अमैत्री, मोटे का पतला या महीन, मोहित का अमोहित, मौके का बेमौका, मौके का बेमौके, मौन का वाचाल, मौलिक का अमौलिक, यथार्थ का अयथार्थ, यथेष्ट का कम, यश का अपयश, यशस्वी का अयशस्वी। कुछ और भी है, आप देखिए। राजतंत्र का जनतंत्र हो जाएगा विलोम के तौर पे। राजा का रंग होता ही है, राजा का रानी भी हो सकता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में भी विलोम बनाए जाते हैं। और रात का दिन हो जाएगा, रिक्त का पूर्ण हो जाएगा, भरा भी हो सकता है। रुचि का अरुचि, रुचिकर का अरुचिकर, रुक्ष का मृदुल, रुक्ष मतलब रूखा होता है। रूढ़िबद्ध का क्या होगा, रूढ़ि मुक्त हो जाएगा, रूपवान का कुरूप हो जाएगा। रोचक का अरोचक, रोने का हंसना, रौद्र का अरौद्र। लंबे का ठिगना और नाटा दोनों हो सकता है। लक्षित का रुक रुक कर हो जाएगा, ठीक है। लक्षित मतलब एकदम निरंतर, और उसका रुक रुक कर। लघु का गुरु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। गुरु मतलब वैसे भारी होता है शाब्दिक तौर पे। लचकीला का कड़ा हो जाएगा, लचीले का कड़ा हो जाएगा, वही बात है। लज्जावान का निलज्ज, लभ्य का अलभ्य, लापरवाह का सावधान, लाभ का हानि या क्षति दोनों, लाभदायक का हानिकारक, लाभप्रद का अलाभकर हानिप्रद, लायक का नालायक, लिखित का अलिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। लिप्त का अलिप्त निर्लिप्त, लुप्त का व्यक्त, लुभावने का घिनौना, ठीक है, लुभावने का घिनौना। लेने का देना, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, लोहित का अलोहित, लौकिक का अलौकिक, वक्र का ऋजु सरल दोनों हो सकता है। वचनबद्ध का अवचनबद्ध, वचन मुक्त दोनों हो सकता है। वफादार का बेवफा, वयस्क का अवयस्क, अल्पवयस्क नाबालिग, और वर का वधु, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट किया। और भी है यहाँ आप देखें तो वर्णनीय का अवर्णनीय हो जाएगा, वर्णनातीत भी हो सकता है। वर्ण का अवर्ण्य हो जाएगा, वसंत का पतझड़ हो जाएगा। वस्त्रधारी का दिगंबर हो सकता है, नंगा हो सकता है, विवस्त्र हो सकता है, वस्त्रहीन हो सकता है। इन सारे शब्दों का मतलब है वस्त्र से रहित। वांछनीय का अवांछनीय हो जाएगा, वाकिफ का नावाकिफ हो जाएगा। वाजिब का गैर वाजिब या नावाजिब हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। वास्तविक का अवास्तविक हो जाएगा, वास्तविकता का अवास्तविकता हो जाएगा। विकल का अविकल हो जाएगा। विकसित का अविकसित या पिछड़ा हो सकता है। विकारी का अविकारी हो सकता है। विकास का विनाश हो जाएगा, ह्रास भी हो सकता है। विकृत का अविकृत, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विख्यात का कुख्यात, विचलित का अविचलित, विचारवान का अविचारी, विचारित का अविचारित, विच्छिन्न का अविच्छिन्न। विजय का पराजय, विजयी का पराजित या परास्त, विज्ञ का अविज्ञ, विदग्ध का अविदग्ध, विदित का अविदित, विद्यमान का अविद्यमान, विधवा का सधवा, विधि का अविधिक, विधि सम्मत का विधि विरुद्ध, विनम्र का अविनम्र, विनय का अविनय, विनयी का अविनयी, और विनश्वर का अविनश्वर, विनीत का दुर्विनीत भी हो सकता है, अविनीत भी हो सकता है, और विपत्ति का संपत्ति। अब आगे थोड़ा करंट अफेयर को देख लेते हैं। और करंट अफेयर में यहाँ जो लिस्ट बनी हुई है, एक तरफ अवार्ड्स और हॉनर्स दिए हुए हैं। अवार्ड विनिंग पर्सन या कंपनी जो है उनका नाम दिया है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस अवार्ड को देने वाला है उसका दिया है, और डिटेल मतलब कुछ जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। तो सबसे पहले ये शॉर्ट फिल्म अवार्ड है। ये NHRC का शॉर्ट फिल्म अवार्ड है, जो कि दिया किसको गया है, यहाँ आप देख रहे हैं अवार्ड विनिंग जो इसका व्यक्ति है, तो व्यक्ति नहीं बल्कि ये तेलुगु की एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट, उसको ये प्राप्त हुआ है। देने वाली संस्था जो है वो NHRC ही है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसके द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। इसमें खास बात यह है कि अकुला संदीप की ये फिल्म है, 7वीं शॉर्ट फिल्म है, मतलब 7वीं जो शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता थी उसमें ये 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए चुनी गई। ठीक, ये जो पुरस्कार राशि है ना, ये 2 लाख रुपए है, और 1.5 लाख रुपए का इसका सेकंड प्राइज था, जो कि प्राप्त हुआ है रोमी मैतेई की एक फिल्म है जिसका नाम है कर्फ्यू, उसको। तो पहला अवार्ड किसको मिला है, ये तेलुगु भाषा की फिल्म है, इसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट, और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अकुला संदीप। और ये 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता थी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से संचालित की जा रही थी। तो इतनी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो अगला अवार्ड है वो कौन सा है, तो नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड, ये 2022 का एडिशन है, और इस बार कुचिपुड़ी की एक डांसर है जिनका नाम है अपर्णा सतीशन, यहाँ आप देख रहे हैं, इनको ये प्राप्त हुआ है। और ये 7 दिन तक चलने वाला पूरा एक महोत्सव था, अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय और लोक नृत्य महोत्सव इसको कहा गया, और इसका जो 13वां एडिशन था, मतलब कटक महोत्सव को आयोजित किया गया था, तो उसी में इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये आयोजन उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ उड़ीसा के द्वारा किया गया था। इसमें जो उत्कल युवा कल्चरल एसोसिएशन है, सांस्कृतिक संघ है उड़ीसा का, वो जिम्मेदार था। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें नाम या जो नाम है आप याद रखेंगे, ये अपर्णा सतीशन का नाम। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगला जो अवार्ड है वो है इंडियाज़ यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवाल इंटरनेशनल अवार्ड। मध्य प्रदेश एनुअल टूरिज्म प्रमोशनल प्रोग्राम जो है जल महोत्सव, उसको ये प्राप्त हुआ है, और ये फितूर के द्वारा दिया जाता है, FITUR फितूर, ठीक। और ये जो अवार्ड है ये फितूर के द्वारा जो एरेलिबर पत्रिका है उसके साथ आयोजित एक सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता थी जिसका कि 26th एडिशन था, उसमें दिया गया, उस मौके पे दिया गया। इसके बाद हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, उनको प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया है।
ठीक। और ख़ास बात क्या है कि बिल गेट्स जो है उन्होंने पाकिस्तान में पोलियो के उन्मूलन में काफ़ी मदद की थी। उनके प्रयासों के लिए ये पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न होता है और बाकी 3 पद्म अवार्ड होते हैं, वैसे ही यहाँ दूसरा ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पाकिस्तान का, उससे इन्हें नवाजा गया है। इसके बाद जो अगला है उसे आप देखें, ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को इस बार, गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें। और इसमें खास बात यह है कि जो यूपी की झांकी थी उसका थीम था एक जिला एक उत्पाद, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, दोनों को आधार बना के उसे सजाया गया था। दूसरे स्थान पे कर्नाटक था, अपनी पारंपरिक जो उनकी हस्तकला है, उनका पूरा जो हस्त विज्ञान है उससे जुड़ा हुआ था, और हस्तकला का पालना कर्नाटक को दर्शाया गया था, वो भी काफ़ी अच्छी झांकी थी। लेकिन पहले नंबर पर अपने यूपी की थी। मेघालय राज्य जो है, मेघालय राज्य के 50 साल पूरे होने पर महिलाओं के नेतृत्व वाली जो सहकारी समितियां हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको निर्धारित करके झांकी तैयार की गई थी, तो मेघालय को तीसरा स्थान मिला है। इस तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3 यानी जो टॉप 3 स्टेट हैं उन्हें हमने देखा। इसके बाद अगला है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021, और ये प्राप्त हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं इस अवार्ड को, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, इनका नाम है डेरिल मिशेल। ठीक है, डेरिल मिशेल को दिया गया है। देने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकता है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अवार्ड है ये 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमाये अवार्ड है। ठीक है, और माधवराव लिमाये अवार्ड ये प्राप्त हुआ है इस बार नितिन गडकरी जी को, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के। और दिया किसके द्वारा जाता है? तो नासिक पब्लिक लाइब्रेरी, जो इनका सार्वजनिक वाचनालय है, उसके द्वारा इसे दिया जाता है। कुल मिलाकर ये नितिन गडकरी जी को मिला है। पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम ये दक्ष संसद अवार्ड की, मतलब दक्ष संसद सदस्य यानी वही बात होगी, सांसद अवार्ड की जो श्रेणी है उस कैटेगरी में इनको दिया गया है। मतलब एक अच्छे सांसद की हैसियत से, अच्छा काम करने की हैसियत से ये इन्हें दिया गया है। इसके बाद जो 17वां एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है और साथ में अवार्ड है, इसमें 3 अवार्ड है जो कि 2020-21 के पूरे सत्र के लिए दिए गए नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग के रिस्पेक्ट में। इसमें कर्नाटका बैंक को ये प्राप्त हुआ है, और भारतीय बैंक संघ जो है वो इसको देने का काम करता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA के द्वारा इसको दिया जाता है। 3 श्रेणी के पुरस्कार यहाँ प्राप्त हुए, मतलब बैंक ने 3 श्रेणियों के पुरस्कार को जीता था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजिकल बैंक और बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन, इसके साथ MI ML और डेटा एनालिटिक्स का जो सबसे अच्छा उपयोग करना है उसके मामले में सभी उपविजेता इसमें देखे गए। तो कुल मिलाकर ये प्राप्त हुआ है कर्नाटक बैंक को, और देने वाला जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। यहाँ तक हमने इसे देखा है, और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।